हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और मेरा नाम है ब्रजेश कुमार और ये जो लूसेंट की 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, ये आज उसका 24 नंबर की क्लास है। इसके पहले हमने 23 वीडियो इसी चैनल पर अपलोड कर दिया है और आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लीजिए। और ये जो सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते रहते हैं, चाहे सेंट्रल के चाहे राज्य के, तो मैं सारे क्वेश्चनों को कलेक्ट करके उनसे निचोड़ पूरा करा रहा हूँ और ये लूसेंट में उन्हीं क्वेश्चनों से कंप्लीट कर रहा हूँ। तो आप लोग ये भी आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा और लूसेंट भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि तरंगे किस रूप में होती हैं? तो जो वायु है इसमें ध्वनि तरंगे होती हैं अनुदैर्ध्य में। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, अनुदैर्ध्य। अब देखिए जो तरंग होती हैं ये ध्वनि तरंगे किसमें, ये यांत्रिक तरंगे हैं। और यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती हैं, एक अनुप्रस्थ तरंग और एक अनुदैर्ध्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग में क्या होता है कि लहर होता है और अनुदैर्ध्य तरंग में सीधी चलती है। तो यही आप लोग फर्क दोनों को ध्यान रखिए। और ये जैसे हम लोग एक पानी में एक कंकड़ मारते हैं तो उसमें देखिए लहर की तरह भागता है, तो वो अनुप्रस्थ तरंग है। अब जैसे हवा में ध्वनि जो है ये सीधी रेखा में जाती है तो ये अनुदैर्ध्य तरंग है। इसीलिए वायु में ध्वनि की जो तरंग है ये अनुदैर्ध्य तरंग है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और जो ध्वनि है ये निर्वात में नहीं चल सकता। निर्वात में ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और ध्वनि तरंगे सबसे ज़्यादा किस में होता है, ठोस में सबसे तेज इसमें गति होती है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। तो सबसे ज़्यादा किस में होता है इसकी गति, ठोस में सबसे ज़्यादा इसकी गति होती है। तो यही आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? ये ऐसा कौन सा संविधान संशोधन था कि जिसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था 31वां संविधान संशोधन 1973 में हुआ था। तो इसी के द्वारा ये 525 से जो सीट है 545 कर दिया गया। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और ये जो 545 सीट है ये 2026 तक ये सीट कन्फर्म रहे, उसके बाद ये फिर से संशोधन होगा, उसमें सीटें बढ़ेंगी। और ये जो संशोधन हुआ था ये कौन सी जनगणना से के लिया गया था? ये 1971 जो जनगणना हुई थी उसके द्वारा लिया गया था। अब जो तो हमारी 2021 में जनगणना हो रही है, अब ये जब 2026 का आएगा आंकड़ा, उसके बाद ये सीट जब बढ़ेगी 2026 में सीट बढ़ने के बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चांस है और बहुत ज़्यादा सीट बढ़ेगी क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नोबेल पुरस्कार के लिए पहले एशियाई विजेता कौन है? तो नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला था एशिया में? तो ये मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। और ये पहले एशियाई और पहले भारतीय भी हैं। तो ये कब मिला था इनको? 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। और ये गीतांजलि जो इनकी पुस्तक है, गीतांजलि जो इनकी पुस्तक है इसी के लिए इनको मिला था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए, गीतांजलि जो पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पहली बार वायसराय की उपाधि किस वर्ष जोड़ी गई? तो ये वायसराय की उपाधि कब जोड़ी गई? तो ये जोड़ी गई और 1858 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, 1858 में। क्या होता है कि जब 1857 में सैनिक विद्रोह होता है तो उसके बाद क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सारा वो रहता है, उसके बाद ये ब्रिटिश सरकार के अंदर चला जाता है। और इसके पहले क्या होता है कि गवर्नर होते हैं, भारत का गवर्नर होता था। अब इसके बाद क्या हो जाता है, वायसराय गवर्नर जनरल हुआ करते थे 1857 से पहले। उसके बाद जब 1857 की क्रांति खत्म हुई इसके बाद वायसराय बना दिया गया है, वायसराय बना दिया गया। अब क्या होता है कि जो वायसराय सबसे पहला जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? अंतिम गवर्नर जनरल केनिंग था। और उसके बाद जब पहला वायसराय बनाया गया तो वो भी कौन बना? केनिंग बना। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का समय काल क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता का समय काल क्या था? तो ये था 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ये कार्बन डेटिंग के अनुसार है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व।
अब देखिए इसको सिंधु सभ्यता क्यों कहा गया, क्योंकि सिंध नदी जो थी उसी के इर्द-गिर्द में बहुत सारे सभ्यता थी, मतलब बहुत सारे गाँव बसे, इसीलिए इसको सिंधु सभ्यता का नाम दिया गया। और हड़प्पा सभ्यता क्योंकि हड़प्पा जो शहर है ये सबसे पहले खोजा गया था, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? सरोजिनी नायडू जो हैं ये कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ये 1925 में जो कानपुर का अधिवेशन हुआ था, इसी में सरोजिनी नायडू ने इसकी अध्यक्षता की थी। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, 1925 कानपुर अधिवेशन। और सरोजिनी नायडू जो है ये पहली भारतीय कांग्रेस में अधिवेशन मतलब अध्यक्षता कर रही थी, पहली भारतीय। और अगर पहली पहली महिला भारतीय जो ये सरोजिनी नायडू ने किया, और अगर पहली महिला पूछेगा तो ये एनी बेसेंट ने सबसे पहले इसकी अध्यक्षता की थी। अब हम और देख लेते हैं, जैसे कि देख लेते हैं कि 1922 में कौन किया था? 1922 में जो गया अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, इसमें चित्तरंजन दास ने इसकी अध्यक्षता की थी। और 1928 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, तो इसमें अधिवेशन जो किया था ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और 1931 में कराची जो अधिवेशन हुआ था, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। ये भी आप लोग ध्यान रखिए। और भारत की कोकिला भी सरोजिनी नायडू को बोला जाता है। और सरोजिनी नायडू भारत की जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, सबसे पहली गवर्नर बनी थी उत्तर प्रदेश की। और पहली महिला गवर्नर कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू। और ये कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश की बनी थी। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है, जो सारी बातें मैं भी बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया? बंगाल का जो विभाजन है ये 1911 में रद्द कर दिया गया। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, 1911 में इसको रद्द कर दिया गया। तो बंगाल का विभाजन जो हुआ था ये 1905 में हुआ था, करजन के टाइम में हुआ था। तो ये आप लोग ध्यान रखें, करजन के टाइम में हुआ था। लेकिन 1911 में क्या होता है, हॉर्डिंग के टाइम में इसको बदल दिया जाता है। हॉर्डिंग के टाइम में इसका समाप्त कर दिया जाता है, जो बंगाल विभाजन हुआ रहता है। तो ये सारी बातें आप लोग को ध्यान रखना है कि उस टाइम गवर्नर कौन था। 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था तो जो गवर्नर था वो करजन था। और 1911 में जब इसको समाप्त किया गया तब गवर्नर कौन था? हॉर्डिंग था। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सत्यार्थ प्रकाश का जो पुस्तक है ये दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। और इसका अर्थ क्या होता है? सत्यार्थ प्रकाश का मतलब, इसका जो अर्थ है ये सत्य की रोशनी। इसका अर्थ क्या है? सत्य की रोशनी। और दयानंद सरस्वती जो थे ये आर्य समाज की स्थापना किए थे, और ये आर्य समाज का ग्रंथ भी माना जाता है। और इसकी जो सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक थी ये 1875 में आती है, तो इन्होंने लिखा था। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मालवा का पठार निम्नलिखित में किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो जो मालवा का पठार है ये किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, महाराष्ट्र। और ये राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश इन तीनों का हिस्सा है। और ये मालवा का जो पठार है इसका जो क्षेत्रफल है 81,767 इसका वर्ग किलोमीटर, इसका कुल क्षेत्रफल फैला हुआ है तीन राज्यों में, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल अवरुद्ध देश है? अब देखिए चार ऑप्शन है, इनमें से एक स्थल अवरुद्ध देश है, वो हंगरी है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, हंगरी जो है ये स्थल अवरुद्ध देश है। और देखिए अब अगर पूरे विश्व में पूछ लेता कि सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध कौन सा देश है, कजाकिस्तान जो देश है ये सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है। अब लेकिन इन चारों ऑप्शन में देखना होगा तो ये हंगरी जो है ये स्थल अवरुद्ध देश है। नहीं तो सारे ये किसी सागर से लगे हुए हैं, बुल्गारिया हुआ, रोमानिया हुआ, यूक्रेन हुआ, ये सभी सागर से घिरे हुए हैं। और हंगरी की जो राजधानी है ये बुडापेस्ट है, हंगरी की राजधानी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये स्थल अवरुद्ध देश है। और सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? कजाकिस्तान है, अगर पूरे विश्व में पूछेगा। देखिए ये सारे जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते रहते हैं, जैसे कि केंद्र में जो पेपर होते हैं रेलवे के, एसएससी के,
या यूपी पीसीएस के या यूपीएससी के जो सारे एग्जाम होते रहते हैं, वहाँ से मैं क्वेश्चन को उठा रहा हूँ, वहाँ से करा रहा हूँ। मैं आप लोग को वादा करता हूँ, अगर आप लोग वीडियो कंप्लीट पूरा देखते हैं तो आपको यहाँ से ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, आप जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम में बैठेंगे। तो इसलिए कोशिश करके आप वीडियो को देखा करिए और अपने यार दोस्तों को भी शेयर कर दिया करें, जिससे कि हमें एक मोटिवेशन मिलता है, और लाइक भी कर दिया करें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केसर का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र कौन सा राज्य है? केसर का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य है कौन? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन होता है। अब देखिए, केसर का जो उत्पादन जम्मू कश्मीर होता है, तो जो खेती होती है उस स्थान को क्या बोला जाता है? केसर के जो खेती होती है उस स्थान को बोला जाता है करेवा। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज कब हुई थी? तो जो ओजोन छिद्र की खोज हुई थी, ये 1985 में हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, 1985। अब ओजोन ओजोन नापने की इकाई क्या है? डाप्सन है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए, क्वेश्चन बहुत पूछा गया। तो ओजोन नापने की इकाई क्या है? डाप्सन है। और ओजोन का जो सूत्र होता है O3 ओजोन का फार्मूला होता है। और ओजोन जो परत है ये किस मंडल में पाया जाता है? ये समताप मंडल जो है उसमें ओजोन परत पाया जाता है। और इसकी खोज कब हुई थी? 1985 में इसकी खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उर्वरकों के कारण किस तत्व का अत्यधिक उपयोग होता है? उर्वरक जो डाले जाते हैं, जो खाद वगैरह डाले जाते हैं किसी अनाज वगैरह में, तो ये इसमें किस तत्व का सबसे ज़्यादा पाया जाता है? वो नाइट्रोजन होता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद किस वर्ष नागरिकता अधिनियम पारित करती है? तो देखिए, संसद जो है ये किस वर्ष नागरिकता अधिनियम पारित करती है? ये 1955 में पारित करती है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, 1955। और नागरिकता जो है ये भाग 2 में है, ये भी आप लोग ध्यान रखें। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के तहत 6 मौलिक अधिकार स्वायत्ता निलंबित हो जाते हैं? तो ये कौन सा अनुच्छेद है जो आपातकाल के टाइम में ये हट जाएगा? अनुच्छेद 19 का 6 मौलिक अधिकार। तो ये आर्टिकल है 358। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 358 जो आर्टिकल है, इसके द्वारा 6 मौलिक कर्तव्य जो 19 अनुच्छेद 19 में है हट जाएगा। यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये कब जोड़ा गया था ये नियम? ये 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, इसी के द्वारा ये जोड़ दिया गया था। 358 अनुच्छेद में ये लिखा गया था। अब ये देखिए, आपातकाल 3 तरीके का होता है। एक 352 जो आर्टिकल है इसके द्वारा लगाया जाता है, एक 356 लगाया जाता है, और एक 360 लगाया जाता है। देखिए, 352 में क्या होता है? राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, पूरे देश में आपातकाल लग जाता है। और 356 क्या है? किसी स्टेट में अगर आपातकाल लगाना होता है तो 356 लगता है। और 360 क्या है? ये वित्तीय आपातकाल है, ये अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। और जो ये राज्यों में आपातकाल लगता है, ये तो कहीं ना कहीं लगता ही रहता है हमेशा। अभी देखिए, हाल में जम्मू कश्मीर में था। अभी 352 क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल, ये 3 बार लग चुका है। तो ये आप लोग ध्यान। और राष्ट्रीय आपातकाल जो है, अनुच्छेद 6 मौलिक कर्तव्य कब कब ये खत्म हो जाएगा? जब कोई बाहरी विदेशी आक्रमण हुआ रहेगा, तभी ये मौलिक कर्तव्य खत्म होगा। और अगर भारत के अंदर सैन्य सैन्य विद्रोह हुआ रहेगा, तब ये 6 मौलिक कर्तव्य नहीं खत्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यपाल के कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे देखिए 4 कथन दिए गए, इसमें सही कौन है? पहला है कथन, एक राज्यपाल 5 वर्ष साल की अवधि के लिए पद धारण करता है। बिल्कुल सही बात है। तो एक जो राज्यपाल होता है ये 5 साल की अवधि के लिए पद धारण करता है, तो ये तो सही है। अगला है हमारा, वह प्रधानमंत्री को एक त्याग पत्र के संबोधित करके इस्तीफा दे सकता है। बिल्कुल गलत है। पहला वाला सही, ये गलत है। अगला है हमारा, उन्हें राष्ट्रपति द्वारा हटाया नहीं जा सकता। बिल्कुल गलत है, राष्ट्रपति हटा सकता है, क्योंकि ये राष्ट्रपति के 5 साल से पहले भी राष्ट्रपति हटा सकता है। और राष्ट्रपति के ये प्रसाद पर्यंत होते हैं, ये राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है। और ये इस्तीफा किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। और राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष जो है इसकी न्यूनतम आयु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन मांसपेशियों की गति में शामिल है? तो मांसपेशियों की गति में कौन शामिल है? तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा, मियोसिन जो है ये मांसपेशियों में होता है, इसीलिए गति कर पाते हैं हम लोग। तो मियोसिन जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा।
ऑप्शन बी मियोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन के अस्तित्व का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? तो जीन के अस्तित्व का सुझाव सबसे पहले ग्रेगर मेंडल ने दिया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है, ग्रेगर मेंडल। आनुवंशिकता का जो सिद्धांत है ग्रेगर मेंडल के द्वारा ही दिया गया था, और इन्होंने सबसे पहले मटर का जो पौधा है उस पे इसका प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि कोई गतिमान पिंड अपनी चाल को 1.5 गुना कर देता है तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो इसका तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2.25 गुना हो जाएगी। अब देखिए मैं इसको बता देता हूँ, अगर आपसे एग्जाम में चाहे 1.5 गुना पूछे, 5 गुना पूछे, कुछ भी पूछ लेगा, आप यही फार्मूला लगा के आप बता सकते हैं। देखिए गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है के बराबर 1/2 mv²। एम क्या है यहाँ पे द्रव्यमान है, वी क्या है चाल है, और के क्या है काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा है। अब देखिए यहाँ पे चाल दिया है, वी बराबर क्या दिया है 1.5 गुना दिया है, 1.5 गुना दे रखा है। तो यहाँ पे हम वी की जगह पे क्या रखेंगे 1.5 गुना रखेंगे। तो यहाँ पे 1/2 m गुणे यहाँ पे क्या रखें 1.5 वी की पावर स्क्वायर कर देंगे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 m गुणे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको जब अ, 2 बार स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 225 वी का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2.25 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको हम आगे ले लेते हैं, तो 2.25 गुणे यहाँ पे 1/2 बचेगा, और यहाँ पे m बचेगा, यहाँ पे v बचेगा। यही हमारी क्या है गतिज ऊर्जा है। तो यहाँ पे देखिए कितने गुना बराबर हो गया, 2.25 के गुना के बराबर हो गया। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप लोग v की वैल्यू पुट कर दिया करें, आपको ये डायरेक्ट वैल्यू निकल जाएगा। आपको कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है कि 1.5 गुना पे इतना होगा, 2 गुना पे इतना होगा, 3 गुना पे इतना होगा, ऐसा कुछ नहीं। आप इस फार्मूले को याद रखिए, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सार्वत्रिक गैस नियतांक का मान क्या होता है? तो सार्वत्रिक जो गैस का नियतांक का मान होता है ये 8.31 जूल प्रति मोल केल्विन होता है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ये होता है 8.3 जूल प्रति मोल केल्विन होता है। तो यही सार्वत्रिक गैस नियतांक का मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है? तो द्वितीय अशोक है ये कनिष्ठ को जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा कनिष्ठ। कनिष्ठ को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। और जो सांची का स्तूप है ये अशोक ने ही बनवाया था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और अशोक के टाइम में जो कलिंग का युद्ध होता है 261 बीसी में, यही कलिंग का युद्ध अशोक के समय होता है, और इसमें नरसंहार होता है, और इतना अशोक देखने के बाद क्या कर लेता है बौद्ध धर्म को अपना लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा स्थान नमक आंदोलन से संबंधित है? तो यहाँ पे कौन सा स्थान नमक आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, धरसना जो है ये नमक आंदोलन से संबंधित है। अब देखिए क्या होता है कि धरसना सत्याग्रह गुजरात में 1930 में धरसना सॉल्ट वर्क्स में नमक कानून को तोड़ने के लिए किया गया था। मूलतः सत्याग्रह की योजना गांधी जी ने बनाई थी, हालांकि उन्हें दांडी में नमक कानून तोड़ने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन ये जो बना था ये धरसना, ये नमक सत्याग्रह के लिए बना था। ये आप लोग ध्यान, ये कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। इसका राइट उत्तर होगा बी धरसना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक उल्लेखनीय समाचार पत्र साबध प्रभाकर किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो ये प्रकाशित किया गया है ईश्वर चंद्र गुप्ता के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा ईश्वर चंद्र गुप्ता। इसका बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे साबध प्रभाकर समाचार पत्र जो है ये ईश्वर चंद्र गुप्ता द्वारा स्थापित एक बंगाली दैनिक समाचार पत्र था। यह 1831 में एक साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में शुरू हुआ था, और 8 साल बाद 1839 में ये दैनिक निकलने लगा। पहले ये हफ्ता में एक बार निकलता था, अब ये डेली निकलने लगा था। तो यही इसका, और इसको किसने छापा था, इसको किसने बनाया था, ये ईश्वरचंद गुप्ता ने इसको लिखते थे। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर के अधीन मीर बख्शी को किस विभाग की देखभाल करने की आवश्यकता थी? ये सैन्य मामलों की देखभाल करता था, और मीर बख्शी जो था सैन्य मामलों का देखभाल करता था। जो मुगल वंश अकबर के अधीन अकबर के टाइम था उसमें मीर बख्शी सैन्य मामलों का देखभाल करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह किसे माना जाता है?
देखिए, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह ये मुंबई जो बंदरगाह है इसको माना जाता है मुंबई का। अब देखिए, मैं किसी दिन जो 13 बंदरगाह है, 13 प्रमुख बंदरगाह है और छोटे-छोटे बंदरगाह तो लगभग 200 हैं। लेकिन जो 13 प्रमुख बंदरगाह है यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता रहता है। तो मैं एक आप लोग को बंदरगाह से संबंधित वीडियो आप लोग को दे दूँगा। आप लोग को 13 के 13 बंदरगाह को अच्छे से देख लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं भी। ये रही आज की वीडियो। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस चैनल को, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो एक कमेंट अच्छा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।